आइए सभी छात्र देखेंगे बहुत बढ़िया से। आप लोग 9वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, प्रेजेंट हैं? आप सुन सकते हैं 9th क्लास से सभी बच्चे हैं और बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं। और देखिए कल हम लोग जो पढ़ाए थे परमाणु संरचना, यानी कि केमिस्ट्री में चौथा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है परमाणु संरचना। क्या नाम है? परमाणु संरचना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं पहले ही कहा था। और कल आप लोगों ने सीखा था पूरा पीरियोडिक टेबल। क्या सीख लिया था? पीरियोडिक टेबल। कौन एस ब्लॉक का तत्व है, कौन जो है से आपका डी ब्लॉक का तत्व है, कौन जो है से आपका पी ब्लॉक का तत्व है, इसके बारे में। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया तो आप बहुत सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं, चाहे वह आपका धातु है, अधातु है, उपधातु है, इन सारी चीजों के बारे में सीख सकते हैं, है ना। कौन विद्युत धनात्मक है, कौन विद्युत ऋणात्मक है, संयोजकता के बारे में, है ना, यानी कि उसके कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, तमाम चीजों के बारे में आप सीख सकते हैं। कौन सा तत्व एस ब्लॉक का है, कौन सा पी ब्लॉक का है, कौन सा डी ब्लॉक का है, कौन सा एफ ब्लॉक का है, इन सारे चीजों के बारे में आप सीख सकते हैं। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आ गया तो आप समझ लीजिए कि केमिस्ट्री का आधा चीज समझ गए हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट था। और कल अफवाह प्रिंसिपल हमने समझाया था कि इलेक्ट्रॉन को कैसे ये करना है। तो आप लोगों ने क्या सीखा था, तो ध्यान से समझिएगा। आप लोगों ने सीखा था कि यहाँ पे 1s है, यहाँ पे दूसरी कक्षा में 2 गो कक्षा है 2s 2p, तीसरी में 3 गो है 3p और 3d, है ना। चौथी कक्षा में 4 गो है 4s 4p 4d 4f। सीखे थे कि नहीं सीखे थे? फिर 5s है, 5p है, 5d है और 5f है। उसी प्रकार से 6x 6p 6d और 7s 7p और 7d सीखे थे। और ऐसे ऐसे तीर चलेगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को हम लोगों को रखना है। समझे कि नहीं? यही बात कल आप लोगों ने सीखा था। अरे यार इसको हटाओ ना, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोगों ने सीखा था और इस प्रकार से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सीखा था। देखिए कल आप लोगों ने क्या सीखा था, सर देखिए, सीखे थे कि नहीं सीखे थे? और पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हम लोगों ने सिखा दिया था। और आज बोले भी थे कि आप लोग 1 से लेकर के 50 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आइएगा, है कि नहीं? अगर नहीं किए होंगे तो यहाँ करवाएंगे, अगर किए होंगे तो उनके लिए धन्यवाद। चलिए हम चेक भी करेंगे, लेकिन अभी पढ़ा लेते हैं। तब यहाँ तक सारी बातों को समझ लिए थे। हमने कहा था कि शॉर्ट तरीका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का करने के लिए हम सिखा देते हैं। शॉर्ट तरीका भी बताए थे। तो चलिए शॉर्ट तरीका एक बार और समझ लीजिए बढ़िया से। सबसे पहले क्या करना होता है कि आप पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे ध्यान से कि 18वां जो वर्ग है उसमें सब अक्रिय गैस है। कल पूरा पीरियोडिक टेबल लाए थे हम लोग, यहाँ से उठाए थे, यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, ध्यान दीजिए। यहाँ आने के बाद हम लोगों ने सीधे यहाँ से पीरियोडिक टेबल उठा लिया था। और पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को हमने बताया था कि कैसे पीरियोडिक टेबल बनता है, उसी का एक नमूना हमने यहाँ पे पेश किया था। और इस नमूने से हम लोगों ने सारी चीजों की जानकारी प्राप्त किया था। ये है हमारा पीरियोडिक टेबल है। और पीरियोडिक टेबल में हमने कहा था कि अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझे कि नहीं, तो क्या नजर आता है इसमें। तो यहाँ पर देखिए पीरियोडिक टेबल में 18 वर्ग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वर्ग है। समझे कि नहीं? एस मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रखता है, इसलिए इसका 2 वर्ग बनाया गया है। पी अधिकांशतः 6 इलेक्ट्रॉन को रखता है, इसलिए इनका 6 वर्ग है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 13 से 18 तक पी ब्लॉक का तत्व है। 1 और 2 एस ब्लॉक का तत्व है। और डी मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को रखता है। डी कितना रखता है? 10 इलेक्ट्रॉन को। तो इसके पास वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। यहां से 3 से लेकर के 12 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ग है डी ब्लॉक का। और एफ ब्लॉक, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कल सब पढ़ा दिए हैं। तो देखिए 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन है कि 14 वर्ग है कि नहीं है? तो नीचे वाला जो है सो दोनों एफ ब्लॉक है। लेकिन यह एफ ब्लॉक कहां से निकला है? यहां से निकला है 6ठा आवर्त से और 7वां आवर्त से। क्योंकि हमने कहा था कि देखिए 6ठा में जैसे ही 57 में पहुंचिएगा तो 57 के बाद फिर 72 हो जाता है। तो 58 से लेकर के 71 तक ये एफ ब्लॉक में आ गया, 6ठा आवर्त के, है ना। ऐसे ऊपर से नीचे वाले को वर्ग, अब बाएं से दाएं जाने वालों को आवर्त कहते हैं। पढ़ाए थे ना कल सारा चीज। जो भी अगर नहीं समझे होंगे तो इसका पीछे वाला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा। समझे कि नहीं?
तो ये सब सारे चीजों के बारे में हमने पढ़ा दिया था। हमको गौर करना था शॉर्ट तरीका से हम लोगों को कैसे निकाले, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करें। तो उसके लिए आपको 18 वर्ग में, जो ये 18 वर्ग है, इस 18 वर्ग में जितना भी तत्व लिखा हुआ है सब के सब अक्रिय गैस है। बताए थे क्यों अक्रिय है? क्योंकि इनके बाह्यतम कक्षा में बने सब के 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। और किसी के भी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, ना उसको किसी से लेना है ना किसी से देना है, न उस पर प्लस का चार्ज लगेगा न उस पर माइनस का चार्ज लगेगा, वह आवेशहीन हो जाएगा। और आवेशहीन हो जाने का मतलब क्या है? ये संतुष्ट हो जाएगा। और सभी तत्व संतुष्टि के लिए ही, सभी तत्व अस्थायित्व प्रदान करने के लिए ही बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन खोजते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। कल समझाए थे कि नहीं समझाए थे? बढ़िया समझाए थे कि खराब समझाए थे? समझ में आ गया था? उसी क्रम में हमने आपको यहाँ पे बताया था, देखिए ध्यान से, उसी क्रम में हम लोगों ने आप लोगों को यहाँ तक बताया था सारी बातों को, है ना, कि जैसे सोडियम है यहाँ पे, तो सोडियम का 11 होता है, तो 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जब विन्यास कीजिएगा तो 2 8 1, यानी कि इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये रखना कितना चाहता है? 8। तो या तो 7 को किसी से लेगा और नहीं तो ई वाला 1 हटा देगा तो 8 को इसका इशू हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? तो इसके लिए 7 लाना मुश्किल है, लेकिन 1 को हटाना क्या है? आसान है। तो इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया दूसरे को, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा का दे देगा तो इस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। क्या चीज का चार्ज आएगा? प्लस का। और देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे इसका फिर करेंगे तो 2 और 8 बच जाता है, और बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इस अस्थायित्व हो गया। पढ़ाए थे ना? और वही क्लोरीन को देख लीजिए 17 है, तो क्लोरीन 17 है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी 8 पूरा करने के लिए इसको भी 2 शर्त है, या तो 7 को हटा देगा और नहीं तो 1 को कहीं से ले आ देगा। तो 1 ले आना इसके लिए बहुत आसान है। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और जो लेगा उस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा, कर्जा लग जाएगा। तो देखिए Cl के ऊपर माइनस का चार्ज आ गया, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो 2 8 7 था अब हो जाएगा 2 8 8। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो प्रत्येक तत्व चाहता है कि हमारा अष्टक पूरा हो जाए। अष्टक पूरा होने का मतलब क्या है? कि बाह्यतम कक्षा में 8 गो रहेगा इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? और वही 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से या तो कोई त्याग करता है या कोई ग्रहण करता है। जो त्यागेगा वो हो जाएगा धनात्मक तत्व, और जो लेगा वो हो जाएगा ऋणात्मक तत्व। समझे कि नहीं? और जो किसी से न लेना है न देना है, जैसे नियोन, नियोन का 10 है, तो नियोन का जब 10 है तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। इसको न किसी से लेना है न किसी से देना है, तो इस पर न प्लस का चार्ज होगा न माइनस का चार्ज होगा। समझ में आ गई बात? ये सब सारी बातें कल हम लोगों ने पढ़ा दिया था। तो यहाँ जो 18 वर्ग में जितना भी है, जैसे हीलियम, हीलियम को 8 गो नहीं चाहिए, हीलियम 2 गो में स्थायित्व प्रदान कर लेता है, लेकिन नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये सबको कितना इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में है? 8 इलेक्ट्रॉन। कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान के चलिए कि आप आर्गन ले लीजिए, आर्गन का 18 है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में भी देखिए 8 8 8 16 2 18 हो गया कि नहीं हो गया? तो इसके भी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको ना किसी से लेना है ना किसी से देना है, यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं रहेगा, ना प्लस का ना माइनस का। समझे कि नहीं? और जिस पर भी प्लस का चार्ज है उस सब के सब धातु है, और जिस पर माइनस का चार्ज है उस सब के सब अधातु है। समझे कि नहीं? और जिस पर कोई चार्ज नहीं है वह आवेशहीन है। समझ में आ गई बात? 18 वर्ग में ये सब जितने भी तत्व हैं वो सब के सब क्या है? आवेशहीन है, यानी कि किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। तो आइए हम लोग सीखें अब, आइए हम लोग अब सीख लेते हैं क्या चीज है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़ा वाला का। क्या है कि बाकी सबका तो हम पढ़ा दिया आपको एकदम। देखिए ना आप यहाँ तक कॉपर 29 Fe 26 82, यानी कि सब के सब का निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। जहाँ जो टफ था और जहां आप गड़बड़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको कॉपर को पढ़ा दिया था, है कि नहीं? कॉपर पढ़ा दिया था, और उसके बाद और क्या पढ़ा दिए थे? और हम बताए थे ना एग्जाम्पल। हाँ यहाँ देखिए इसको भी पढ़ा दिए थे, क्रिप्टन के बारे में भी पढ़ा दिए थे कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा। समझे कि नहीं? जहां इलेक्ट्रॉन 4 रहेगा डी में तो उसको सीधे 5 करके इसको 1 करना है, और जहां 9 रहेगा उसको 10 करके यहाँ 1 कर देना है। पढ़ा दिए थे ना सारा चीज। तो चलिए अब हम लोग शॉर्ट तरीका से समझेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है और इतना बड़ा नहीं करना चाहते हैं, इतना सारा चीज नहीं करना चाहते, तो शॉर्ट में कैसे करेंगे? तो हम आप लोग को बताए थे कि यही पीबी को आप ले लीजिए। किसको ले लीजिए? पीबी। और पीबी के परमाणु संख्या कितना होता है? 82। पीबी का परमाणु संख्या कितना है? 82। तो इतना बड़ा अगर पीबी का नहीं करना चाहते, देखिए पीबी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक गया। अगर इतना बड़ा नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि शॉर्ट में कर ले, तो आप याद रखिएगा पीबी का कैसे लिखेंगे। तो देख लीजिए आपको इधर जो 18 में तत्व है, एगो है हीलियम, इसके बाद नियोन, आर्गन,
क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इसके बाद इसकी परमाणु संख्या 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है, इसका 36 है, इसका 54 है, इसका 86 है कि नहीं है? अब ध्यान से हम आपको क्या नियम बताए थे? नियम बताए थे कि जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, अक्रिय गैस में जाइए, उससे कम वाला तत्व को चुनिए। तो इसका परमाणु संख्या कितना है? 82। कितना है? 82। तो 82 से कम इसमें कौन है? तो 54 है। 82 से कम कौन है? तो 54 है। समझ में आ रही है बात? 82 से कम क्या है? 54 है। तो हम जेनॉन ले लेंगे। तो जेनॉन ले लेंगे, तो जेनॉन का 54 गो, यानी कि 54 इलेक्ट्रॉन तो बैठ गया। अब हमको 82 में से अगर 54 को घटा दीजिएगा, तो 12 में से 4 गया 8, और 7 में से 5 गया 2, 28 गो और सरियाना है। अब कै गो सरियाना है? 28 गो। तो अब नियम क्या है? तो जेनॉन कितना नंबर पर है? ऊपर से गिनिए। तो ये है 1 2 3 4 5 नंबर पर। अब 5 में 2 बार 1 बढ़ा करके लिखना है, यानी कि कैसे लिखना है? तो एगो हो जाएगा 6 और 6। 5वां नंबर पर था, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? 6 और 6। समझ में आ रही है बात? क्या लिख रहे हैं? 6 और 6। अब देख लीजिए ध्यान से। और फिर उसके बाद जयमान नंबर पर है वो लिखना है, और फिर इससे एगो कम नंबर पर लिखना है, यानी कि ऐसे लिखना है, और 4 अंक लिखना है। 2 बार बढ़ा करके, फिर एक बार जस के तस, और एक बार उससे एक कम। समझे कि नहीं? और यहाँ पे लागू कर देना है एस पी डी एफ, इसीलिए 4 गो अंक लिखे हैं। एस पी डी एफ आ गया समझ में? और इस ब्लॉक को ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, और एस में यहाँ पे लिखा हुआ है 6x। लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? उसके बाद देखिए, एस के बाद ठीक कहां चला जाएगा? एफ ब्लॉक में। कहां चला जाएगा? एफ में। तो एफ के पास है 4f, तो 4f लिखेंगे। समझे कि नहीं? क्योंकि चौथी कक्षा में एफ उप कक्षा होता है। उसके बाद जाता है डी ब्लॉक में, और डी के लिए है 5d है, तो 5d लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5d। और उसके बाद जाएगा पी ब्लॉक में, तो पी के लिए लिखा हुआ 6p। लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? 54 को ऑलरेडी भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 82 को इलेक्ट्रॉन है, 82 को सजाना है, तो 54 को तो सज गया मेरा, 28 को सजाना है। तो एस मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखता है? 2 गो। तो 54 और 2 56, और एफ कितना रखता है? 14 गो। तो 56 और 14 70, 56 और 14 70। समझ में आ रही बात? और डी कै गो रखता है? 10 गो। तो डी 70 और 10 80 गो, 70 और 10 80 गो, अब 82 गो है, तो 2 गो ना घट रहा है। तो पी रखता है 6 गो, तो इसको 2 घट रहा था, 2 रख लिया। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया? पीबी का। आप देख रहे हैं ना कितना बड़ा बड़ा कर रहे हैं से। 118 गो तत्व है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो 82 का कर दिए। हम 100 का दिखा दे क्या है आपको? एक तुरी कोई तत्व 100 में है, 100 नंबर वाला को देखिए। कितना नंबर वाला को देखिएगा? 100 को। तो 100 से छोटा इसमें कौन है? ई वाला 18 वर्ग में 100 से छोटा 86 है। समझ में आ रही है बात? 86 में रेडॉन है, तो इसको लिख देंगे Rn। तो Rn यानी कि 86 गो इलेक्ट्रॉन मेरा पूरा हो गया। 86 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि 100 में से 86 इलेक्ट्रॉन सज गया। तो 100 में से 86 गया, कितना होता है? 14 को और सजाना है, 14 को सजाना है। तो अब ध्यान से समझिएगा। अब ध्यान से क्या समझिएगा कि ये कैवां नंबर पर है? तो ये नंबर है 1 2 3 4 5 6। तो 6 से बढ़ा दीजिए 7 7 2 बार, फिर एक बार 6 और एक बार 5। एस पी डी एफ। समझे कि नहीं? सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, तो एस में है यहाँ पे 7s। कितना है? 7s। उसके बाद जाएगा एफ ब्लॉक में, एफ में है 5f। क्या लिखा हुआ है? 5f। अब देखिए 14 को सजाना है, और एफ के बाद कहा जाएगा डी में, तो डी में क्या लिखा हुआ है? 6d। और उसके बाद पी में जाएगा, तो पी में क्या लिखा हुआ है? 7p लिखा हुआ है। 86 को सज गया, 86 को क्या हो गया? सज गया। तो एस अपने पास कै गो इलेक्ट्रॉन रखता है? 2 गो। तो 86 और 2 88, 86 और बोलबे नहीं करता, 86 और 2 88। अब हमको कै गो इलेक्ट्रॉन रखना है? 12 गो। आओ 100 करने के लिए 12 होना चाहिए। एफ मैक्सिमम कै गो रखता है? 14 गो। तो 14 गो रखने वाला 12 गो नहीं रख सकता है क्या? तो यहाँ पे 12 रह जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ा। बस यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इतना बड़का तत्व के इतना ही सुन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिए। समझ में आ रही है कि नहीं बात है? मजा आ रहा है सबको? समझ में आ रही है बात? जैसे आप जेडन का ले लीजिए, छोटा सा है तत्व,
Zn का होता है कितना 30, Zn का कितना होता है 30। तो आप देखिए बड़ा से बड़ा मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे उसका शॉर्ट तरीका, लॉन्ग तरीका कल बता दिए थे, लॉन्ग तरीका कल हम बता दिए थे, उसको ध्यान से जाकर देखिएगा। तो Zn का है 30, तो 30 से छोटा कौन है इसमें देख लीजिए जरा सा, 30 से छोटा कहां जाएंगे हम, तो 30 से छोटा 18 पर जाएंगे, यानी कि आर्गन पर जाएंगे। तो आर्गन का हो गया 18, 18 इलेक्ट्रॉन सज गया है ये। अब हमको 12 को और चाहिए, तो अब आर्गन केवा नंबर पर है, 1 2 3, केवा नंबर पर है, तीसरा नंबर पर है। तो 2 को बढ़ा करके लिखिए 4 4 3 2 SPDF। आ गया समझ में? सबसे पहले एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक में लिखा हुआ है 4s, तो यहां पे लिख दीजिए 4s। उसके बाद कहां जाएगा एफ में। तो अच्छा एक चीज बताइए, क्या दूसरी कक्षा में एफ ब्लॉक है? बताइए, दूसरी कक्षा में तो 2 ब्लॉक है, एस और पी, इसमें तो डीएफ होता ही नहीं है, तो इसलिए ई वाला लिखेबे नहीं करेगा, अब ई वाला लिखेबे नहीं करेगा। आ गया समझ में काहे नहीं लिखाएगा से? क्योंकि दूसरी कक्षा में एफ ब्लॉक नहीं होता है, समझे कि नहीं? अब एफ के बाद कहां जाएगा डी ब्लॉक में, तो तीसरा के डी, तो यहां लिख दीजिए तीसरा डी, तीसरा में डी ब्लॉक होता है, देखिए ध्यान से, है कि नहीं? और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पी में, पी में है तो 4p है। अब देख लीजिए हमको 30 में 18 सज गया, 12 को और चाहिए, तो 18 और 2 20, और डी रखता है कै गो इलेक्ट्रॉन 10 गो, तो 20 और 10 30, इसकी जरूरत पड़ी क्या? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया, देखिए ध्यान से, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। समझ में आ गई बात है? अब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर नहीं सीखे हैं तो हम क्या करें? समझ में आ गई बात? तो ये शॉर्ट तरीका सीख गए और बड़ा तरीका भी सीख गए, कोई दिक्कत है? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बड़ा है ना लॉन्ग साइज में, लेकिन बनाना है आपको जब भी आएगा ना तो कोशिश कीजिएगा ऐसे ही लिखने के लिए, समझे कि नहीं? और नहीं तो ऐसे भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। क्लियर हो गया? और ऐसे अगर कहीं का किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया हुआ तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको हम सिखा दिए। इसको 1-2 बार और देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा। हमको तो लगता है कि आ गया होगा, समझे कि नहीं? तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि परमाणु संख्या पढ़ना है, परमाणु संख्या क्या है, समझे कि नहीं? चलिए अगला जो टॉपिक है उसका नाम है परमाणु संख्या। अगला टॉपिक का क्या नाम है? परमाणु संख्या। देखिए परमाणु संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जिसको जेड से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? जेड से। याद रखिएगा, परमाणु संख्या को किससे सूचित करते हैं? जेड से। अब परमाणु भार को किससे सूचित करते हैं? ए से। समझ में आ गई बात ना? तो परमाणु संख्या को किससे सूचित करते हैं? जेड से। अगर कोई आदमी पूछेगा कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं, है ना, देखिए तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी, सबसे पहले तो परमाणु गोलाकार होता है, तभी हम गोल गोल बना रहे हैं सब में, सीधा बैठो ना जी। परमाणु की आकृति कैसे होती है? तो गोलाकार होती है, इसे बताइएगा आप लोग। कोई पूछेगा तो परमाणु की आकृति कैसे होती है? गोलाकार। और परमाणु इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाते हैं? तो अपनी कक्षा में, सब अपनी अपनी कक्षा में, किसी भी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता था? 2n²। पहली कक्षा में कितना होता था? 2, दूसरी कक्षा में 2n²। याद रखिए बात को, किसी भी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता था? 2n²। पहली n क्या है? तो कक्षाओं की संख्या। पहली कक्षा में रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में रहेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में रहेगा तो 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में रहेगा तो 32 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? किसी भी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2n² इलेक्ट्रॉन। एकदम रट लीजिए इस सब चीज को, एकदम रट्टा मारिए, रट्टा, समझे कि नहीं? तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में घूमते रहता है, गोलाकार आकृति से घूमता रहता है कि नहीं रहता है? तो अब इस बात को समझिए। और उसके बीच में प्लस लिखा हुआ रहता है, उसके बीच में क्या लिखा हुआ रहता है? प्लस। ऐसे में रहता है कि प्लस क्या है? प्रोटॉन है। प्लस क्या है? प्रोटॉन। और जय गो इलेक्ट्रॉन कईयों गो प्रोटॉन। अगर 18 गो है, अगर किसी का सोडियम का 11 है परमाणु संख्या, मतलब क्या है? 11 गो इलेक्ट्रॉन है। 11 गो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? कि 11 गो प्रोटोनो है, 11 गो प्लसो है। समझ में आ गई बात? तो आप पूछेगा कि परमाणु संख्या है क्या चीज? तो भैया देखिए, परमाणु संख्या जो है, प्रोटॉन की जितनी संख्या है उसी को परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहा जाता है। बस यही परिभाषा है इसका। प्रोटॉन की संख्या को, प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। बताइए, इतना आसान के पढ़ाएगा? प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को कैसे डिनोट करते हैं? जेड से। अब बताइए हमको यहाँ पे, तो यानी कि जो परमाणु संख्या है, यानी कि जो जेड है, वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो गया।
इस हिसाब से प्रोटॉन की संख्या से बराबर हुआ ना। और आपको तो पता ही है कि प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या का। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा। अगर ये 11 है तो ई भी 11 है, ई भी 11। अगर ये 18 है तो ई भी 18 है, ई भी 18। अगर ये 100 है तो ई भी 100, ई भी 100। ये अगर 118 है तो ई भी 118 है, ई भी 118 है। आगे समझ में कितना बच्चा को समझ में आया? बढ़िया से समझे कि नहीं? यार बोलिए आप, परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या का। बोलो। अब प्रोटॉन संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या का। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। समझ में आ गया? जैसे हाइड्रोजन का कितना है परमाणु संख्या? 1। तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 1। उसमें कितना प्रोटॉन? 1। हीलियम का 2 होता है तो 2 गो प्रोटॉन 2 गो न्यूट्रॉन। लिथियम का 3 होता है तो 3 गो इलेक्ट्रॉन 3 गो प्रोटॉन। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग 2 गो चीज पढ़ लिए थे। क्या क्या चीज पढ़ लिए थे? इलेक्ट्रॉन कैसे खोजा गया, प्रोटॉन कैसे खोजा गया, यानी कि कैथोड किरण पढ़ लिए थे और एनोड किरण। न्यूट्रॉन के बारे में पढ़े थे? नहीं। तो चलिए अब हम लोग न्यूट्रॉन शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? न्यूट्रॉन। तो चलिए न्यूट्रॉन खोजा जाए, न्यूट्रॉन किया जाए। चलिए तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। देखिए ध्यान से, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? न्यूट्रॉन की खोज किया जेम्स चैडविक ने। पढ़े होंगे, आपको शुरू में हम पढ़ाए होंगे। जेम्स चैडविक ने इसका खोज किया। एकदम रट जाना है इस सब चीज को। याद है, याद है, नहीं याद है रट जाइए सीधा, है कि नहीं? इतना सोचने समझने की जरूरत नहीं है। जेम्स चैडविक ने इसको। अब देखिए क्या होता है, समझिए। जेम्स चैडविक को पहले पता था, या जेम्स चैडविक जब अध्ययन कर रहा था तो उसको पता था कि नाभिक में प्रोटॉन है। ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहे हैं। नाभिक, नाभिक का मतलब ये वाला। समझ में आ रही है बात? खूब बढ़िया से समझिए। जेम्स चैडविक को पता था कि नाभिक में प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन का जितना भार होता है ना, वही न्यूट्रॉन होता है, वही न्यूट्रॉन होता है। वही क्या होता है? न्यूट्रॉन। यह बात पता था। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले हाइड्रोजन को देखा। हाइड्रोजन को देखा तो हाइड्रोजन को देखा तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। कितना होता है? 1। मतलब इसका क्या हो गया? मतलब यह हो गया कि उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1। मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जेम्स चैडविक अभी सोच रहा है, हम नहीं सोच रहे हैं। जेम्स चैडविक तो बोला कि इसका जो भार होगा प्रोटोनवा का, तो भार को ए कहते हैं। भार को क्या कहते हैं? ए से सूचित करते हैं। तो भार भी कितना होगा? 1। और लगभग हाइड्रोजन का भार 1 ही होता है। बोला कि हाँ ये बात सही है। जेम्स चैडविक को लगा कि बात सही है। तो बोला कि तो यही स्थिति होना चाहिए अगला भी तत्व का। तो अगला को देखा तो अगला तत्व था क्या चीज? हीलियम। अगला तत्व क्या था? हीलियम। और हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 2। तो इसने दिमाग लगाया कि इसमें भी प्रोटॉन कितना होगा? 2। और इस हिसाब से लिख दिया कि भार कितना होगा? 2। लेकिन भार इसका 2 नहीं होता है। भार इसका 2 नहीं होता है। इसका भार कितना होता है? 4। अब जेम्स चैडविक का दिमाग खराब हो गया। जेम्स चैडविक का दिमाग क्या हो गया? खराब। सोच रहा कि इस पर तो ये बतिया लागू हुआ, लेकिन इस पर बतिया लागू नहीं हो रहा है। अगर 1 प्रोटॉन और भार भी 1, तब तो ये बात सही है। हम जो पढ़े हैं, हम जो जान रहे हैं वो सही है। लेकिन यहां है प्रोटॉन की संख्या 2, अब भरवा हो जा रहा है 4। मतलब एकरा अंदर में यहां पे सिर्फ जो है प्रोटॉन नहीं है, यहां पे सिर्फ प्रोटॉन नहीं है, और कोई चीज है। बात समझ आ रही है? जो बात समझा रहे हैं सो, अगर सिर्फ प्रोटॉन होता तब तो भार भी इसका 2 रहना चाहिए था। लेकिन भार यहां पे है 4। भार यहां पर है कितना? 4। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे कोई झोला में सामान लाया 5 किलो, और कहीं अगर दुकान में जाओगे और उसका वजन हो जाए 6 किलो, तो आपको शंका होगा ना। क्या शंका होगा कि कोई चीज डालल है क्या इसमें? या
अगर आप 5 किलो अनाज ले आए हैं बेचने के लिए घर से, और यहां आकर के हो जाए 4 किलो या 3 किलो, तो आपको दिमाग होगा ना कि कोई ना कोई निकाला है, नहीं तो झोला मेरा फटा हुआ है। सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा? अगर ज्यादा है तो सोचिएगा ये भी कह रहे कोई ईटा पत्थर का डाल दिया इसमें, चेक कीजिएगा, जरूर चेक कीजिएगा। चेक कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो बस जेम्स चैडविक वही चेक कर रहा था कि अगर इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है, भार 1 है, तब तो भाई पढ़े हैं, तो सही बात पढ़े हैं। लेकिन यहां पे जैसे जा रहे हैं तो प्रोटॉन की संख्या 2 हो रही है, अब भरवा हो जा रहा है 4। कोई फिरकी ले रहा है क्या? समझे कि नहीं? ये तो पीके है क्या? यहाँ पे जरूर कोई ना कोई चीज है। तब उसने कहा कि ओहो, नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन नहीं है, कोई अलग और चीज है, मतलब कोई चीज है। ये जो चीजवा है वो न प्लस है न माइनस है, न प्लस है न माइनस है। क्योंकि अगर प्लस रहता तो हम इसके साथ सट जाता तो हम देख लेते, माइनस रहता तो एक में से कूद के भागल चाहता इलेक्ट्रॉनवा की तरफ, नहीं। अगर माइनस रहता तो प्लसवा में चिपक जाता, अगर प्लस रहता तो इलेक्ट्रॉनवा की ओर भागता। लेकिन ये एकदम खाली शांति से बैठल है, मजा ले रहा है बैठ करके, समझे कि नहीं? तो कहा कि जब कुछ नहीं है मतलब न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। तो बोला कि इसको न्यूट्रल बोलेंगे तो न्यूट्रल तो आम भाषा है, तो बोलो कि न्यूट्रल नहीं बोले, इसको कुछ नया नाम दो। तो न्यूट्रल के जगह पर उसने कह दिया क्या चीज है उसमें? न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का निर्माण किस शब्द से हुआ? न्यूट्रल से हुआ। किससे हुआ? न्यूट्रल से। क्लियर हो गया? समझ में आ रही है बात? मजा आ रहा है? तब इसने क्या किया? तो देखिए इस वाला में क्या देखा, देखिए हम बहुत बढ़िया से आपको पढ़ा दे रहे हैं। ऐसा किताब में भी आपको लिखल नहीं मिलेगा जो लिख रहे हैं से, इसलिए आपको दिमाग में हटाने के लिए इस बात को मैंने सोचा। जेम्स चैडविक क्या सोच रहा है? जेम्स चैडविक जो सोच रहा है वही बात लिख रहे हैं हम। जेम्स चैडविक बात सोच रहा है नाभिक में प्रोटॉन है, वो जो सोच रहा है हम लिख रहे हैं। नाभिक में प्रोटॉन होता है, नाभिक में प्रोटॉन होता है, समझे कि नहीं? अब हम पढ़े हैं कि प्रोटॉन का भार ही न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का भार ही क्या है? न्यूट्रॉन होता है कि नहीं? प्रोटॉन का भार ही क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है कि नहीं? यह बात H पर लागू है, यह बात है ना हाइड्रोजन पर लागू है, यह बात हाइड्रोजन पर क्या है? लागू है कि नहीं? पर अन्य पर लागू तो हो रहा है कि नहीं? यहां तो देख लिया कि पर लागू हो रहा है, अब इसमें चल रहा है वो। अब देख रहा है क्या चीज? यहां पर प्रोटॉन कितना है? 2। यहां पर प्रोटॉन कितना है? 2। भार होना चाहिए, भार होना चाहिए कितना? 2। भार होना चाहिए कितना? 2। समझ में आ रही बात? ये क्या सोच रहा है इतना बतिया? जेम्स चैडविक भार होना चाहिए 2 पर भार है 4, पर भार है कितना? 4। तो यह बात सही नहीं है, तो यह बात सही नहीं है। हम जो सोच रहे हैं वो बात सही नहीं है, बात सही नहीं है। अब ये सब कैसे लिखा जाएगा किताब में? ये तो हम आपको कॉमेडी करके बता रहे हैं, है कि नहीं? यह बात सही नहीं है, मतलब कोई फिरकी ले रहा है, मतलब कुछ और है, मतलब कुछ और है, और जो है वही न्यूट्रॉन है, और है वही क्या है? न्यूट्रॉन है, वही क्या है? न्यूट्रॉन है। आया समझ में? आई बतिया को इसने क्या कर दिया? गलत। ये बतिया को क्या कर दिया इसने? गलत। आई बतिया को क्या कर दिया? सही। मतलब कुछ और है, उसी को क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन। समझ में आ गया बात? तब इसने क्या किया? न्यूट्रॉन को पता लगाने के लिए, न्यूट्रॉन का खोज किसने कैसे किया? तो न्यूट्रॉन की खोज देख लीजिए। क्या देख लीजिएगा? न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज देखिए, न्यूट्रॉन की खोज कैसे कर रहा है सर। तो न्यूट्रॉन की खोज कैसे कर रहा है देखिए ध्यान से। जैसे देखिए आपको याद होगा कि जब रदरफोर्ड ने सोने का पतला पत्थर लिया था, उस पर रेडियम धातु से अल्फा किरण निकाल करके मैंने उसको प्रहार किया था कि नहीं किया था?
यह भी अल्फा किरण से प्रहार करेगा, लेकिन सोने के पतला पत्थर पर नहीं, बेरिलियम के धातु पर। किसके धातु पर? बेरिलियम के धातु पर। समझे कि नहीं? तो अल्फा किरण को किस धातु पर? बेरिलियम धातु पर। बेरिलियम किस पर? बेरिलियम के धातु पर प्रहार किया। बेरिलियम के धातु पर क्या किया? प्रहार किया। बेरिलियम के धातु पर क्या किया? प्रहार किया, जिससे इससे कुछ उदासीन कण मिला, जिससे इसे कुछ उदासीने को कहते हैं न्यूट्रल। कैसा किरण निकला? न्यूट्रल किरण है, न्यूट्रल कण है कि नहीं? न्यूट्रल कण मिला है कि नहीं? न्यूट्रल कण मिला, और इसी न्यूट्रल कण को क्या कह दिया? न्यूट्रॉन, जिसे न्यूट्रॉन कहा गया, आ रहा है समझ में? जिसे क्या कहा गया? न्यूट्रॉन कहा गया। समझे कि नहीं? तो न्यूट्रल से क्या बन गया? न्यूट्रॉन। आ गया समझ में? अब हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को एक जगह पर देखते हैं क्या है नहीं है से। समझे कि नहीं? ध्यान से समझिएगा। हम इधर बना दे रहे हैं कण, यहां पे लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिख रहे हैं प्रोटॉन, और यहां पर लिख दे रहे हैं न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है बात? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझे कि नहीं? अब तीनों को एक साथ समझने की कोशिश कीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को। सबसे पहले संकेत समझिए। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई लिखते हैं, बोलबे नहीं करता है। प्रोटॉन को पी लिखते हैं, और न्यूट्रॉन को एन लिखते हैं। पहला चीज समझ गए? कहीं भी ई लिखा हुआ तो इलेक्ट्रॉन, पी लिखा हुआ तो प्रोटॉन, एन लिखा हुआ तो न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है बात? आवेश देख लीजिए, आवेश। तो आवेश, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज लेता है। क्या लेता है? निगेटिव। अब प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि जीरो। क्या होता है? जीरो, है कि नहीं? कोई आवेश नहीं है। अब देख लीजिए आगे, सब समझ में आ रही बात है? एक लाइन में सारा चीज को हम समझा रहे हैं। अब यहां पे देख लीजिए, अन्य नाम इसका देख लीजिएगा। अन्य नाम इसका क्या है? तो इलेक्ट्रॉन को आप लोग कैथोड किरण बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? कैथोड किरण। इसको बोला जाता है कैथोड किरण, इसको बोला जाता है एनोड किरण। इसी को कहते हैं कैनाल किरण। इसी को क्या कहते हैं? कैनाल किरण। अब बताइए कि कैनाल किरण काहे कहते हैं? तो ध्यान समझिएगा, आपको याद होगा, है ना? इसमें आपको याद होगा कि गोल्ड अस्टीन ने, है कि नहीं, जब जे थॉमसन ने जब 10,000 वोल्ट प्रवाहित करके देखा था कि कैथोड किरण निकलता है इसमें से, और वह किधर की ओर जा रहा है? प्लस की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? प्लस की ओर। लेकिन आप याद होगा कि गोल्ड अस्टीन जो था वही कब वह किया, तो देखा कि प्लस में से किरण निकल रहा है, एनोड से किरण निकल रहा है, जिसको एनोड किरण कहा। याद है 3 गो छेद कर दिया था नेगेटिव वाले ने, 3 गो छेद किया था ना। इधर जस्ता का कोई वस्तु रख दिया था, जो उधर से पार किया, होलवा में से पार किया तो चमकता था वो। याद है ये वाला बतिया? तो जो छेदवा किया उसी को ना कैनाल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कैनाल। मैंने कोई छिद्र में से पार किया वैसे, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एनोड किरण के साथ साथ कैनाल किरण कहा जाता है। समझ में आ गई बात? अब इतना डीपली क्या बताएगा जी, है ना? नाक लगा के मर जाएगा, इसी कह देगा कैथोड किरण, कैनाल किरण। हम बताए ना कि काहे उसको कैनाल किरण कहा गया से। छेदवा जो किया था ना, ओकरा में से रोशनिया पार हुआ, पीछे रखा था क्या चीज? जस्ता का कोई पत्थर रखा था, उस पर चमकने लगा। तो चूंकि वह किरण एगो छेद से पार हो रहा था, कैनाल से एगो पार हो रहा था, इसलिए उसको क्या कह दिया गया? कैनाल किरण। समझ में आ गई बात? अब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इस पर कोई आवेश नहीं था, आवेशहीन किरण। अगर आवेशहीन किरण कहीं लिखा हुआ है तो समझ लीजिएगा कि न्यूट्रॉन की चर्चा चल रही है। किसकी चर्चा चल रही है? न्यूट्रॉन की चर्चा चल रही है। समझ में आ गई बात? अब बताइए, खोज किसने किया?
अच्छा, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जोर से बोलिए। जे थॉमसन। हाँ, याद रखिएगा ऐसे ही, जे थॉमसन या टॉमसन, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी खोज किसने किया? गोल्ड अस्टीन। गोल्ड अस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक। समझ में आ रहा है बात? सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जेम्स चैडविक ने किया। अब देख लीजिए निरपेक्ष आवेश। अच्छा, निरपेक्ष आवेश किसे कहते हैं? निरपेक्ष आवेश और निरपेक्ष होता है और सापेक्ष होता है या अपेक्ष होता है। निरपेक्ष का मतलब होता है क्या चीज है ना, एकदम हम है ना न्यूट्रल ही हुआ। निरपेक्ष माने निरपेक्ष न्यूट्रल नहीं, निरपेक्ष का मतलब होता है शुद्ध। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? शुद्ध, है कि नहीं? निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? शुद्ध। तो निरपेक्ष आवेश का मतलब हो गया आपका क्या चीज? निरपेक्ष बोले तो शुद्ध आवेश। तो शुद्ध आवेश इसका कितना होता है? तो आपको याद होगा कि आवेश चाहे प्रोटॉन का हो या न्यूट्रॉन का, दोनों समान होता है, सिर्फ एगो में माइनस लगता है, एगो में प्लस लगता है। याद होगा कितना? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इसका भी उतना ही 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। चूंकि यह इलेक्ट्रॉन है तो इसके आगे माइनस, इसके आगे कुछ नहीं लगाएंगे, यानी कि प्लस लगा हुआ है। समझ में आ गई बात है? इस पर तो कोई आवेश से नहीं है तो क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। अब आ जाएगा क्या चीज? निरपेक्ष का उल्टा होता है आपेक्षिक, या इसी को बोलते हैं सापेक्षिक। क्या बोलते हैं? सापेक्षिक आवेश। आपेक्षिक या सापेक्षिक का मतलब होता है क्या चीज? किसी से तुलना, किसी से तुलना, किसी से तुलना करना। इसे नहीं कहते हैं कि नहीं एकर सुंदरई एकरा से ज्यादा है, तो हमने तुलना किया ना, तो वो हो गया सुंदरई। कैसा सुंदरई? तो सापेक्षिक सुंदरई हो गया। नहीं समझे मेरी बात? वह आपेक्षिक सुंदरई हो गया। कोई कहते हैं कि भैया लंबा है बहुत, इससे ही लंबा है, तो ये जो हो गया उसकी लंबाई आपेक्षिक लंबाई, यानी कहीं ना कहीं से आप तुलना कर रहे हैं। तो आपेक्षिक या सापेक्षिक आवेश का मतलब है कि तुलनात्मक आवेश। अब किससे तुलना होगा? तो हाइड्रोजन से तुलना होगा। किससे तुलना होगा? हाइड्रोजन से। समझ में आ रही बात है? अब इसको थोड़ा सा छोटा करके जरा हाइड्रोजन को देखेंगे ध्यान से, समझते चलिए, ध्यान से समझिए। अब तुलना करना है। सापेक्षिक आवेश क्या कहता है? तुलना करना। तो हाइड्रोजन का जो आवेश होता है, देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन का आवेश हम पढ़ाए हैं, क्योंकि हाइड्रोजन से तुलना हो रहा है आवेश का। तो हाइड्रोजन का आवेश होता है 1 पॉइंट, इतना ही होता है, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। होता है कि नहीं होता है? तो अब बताइए, अब इससे इसकी तुलना हो रही है इलेक्ट्रॉन का। सेम सेम रहेगा तो कट जाएगा, सेम सेम रहेगा तो कट जाएगा, खाली माइनस की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। आगे समझ में आई हो जाएगा क्या चीज? +1। इसका तो तुलना नहीं करना, इसको अगर इससे भागा दीजिएगा तो 0। कितना हो जाएगा? 0। आ रहा है समझ में? तो यहां अपेक्षिक या सापेक्षिक आवेश समझ में आ गया होगा। अपेक्षिक आवेश का मतलब कि तुलनात्मक आवेश, और तुलना भी किससे? तो हाइड्रोजन के आवेश से। समझ में आ रहा है बात? अब हम लोग देख लेते हैं भार। क्या देख लेते हैं? भार। उस मैंने भार, यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसको द्रव्यमान बोलेंगे, तो बोलेंगे निरपेक्ष द्रव्यमान। क्या पढ़ेंगे? निरपेक्ष। और निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? शुद्ध। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? शुद्ध। यानी कि इलेक्ट्रॉन का शुद्ध द्रव्यमान कितना होता है? तो याद रखिएगा, आप लोग को याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा इसका द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान होता है, बहुत छोटा है इलेक्ट्रॉन, है ना, माइनस में इसका पावर में चला जाएगा तो समझ लीजिएगा बहुत छोटा। जितना बड़ा पावर माइनस में रहेगा उतना ही छोटा होगा। तो देख लीजिए ध्यान से, इसका जो होता है 9.11 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg, इसका द्रव्यमान है। किसका? इलेक्ट्रॉन का शुद्ध द्रव्यमान। समझे कि नहीं? अगर इसको ग्राम में बदलिएगा तो 1000 से गुना कीजिएगा, तो 1000 से गुना कीजिएगा तो घट जाएगा, यानी कि 9.11 गुना 10 के पावर माइनस 28 kg हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा। 28 क्या हो जाएगा? ग्राम। ये हो गया आपका निरपेक्ष द्रव्यमान किसका? इलेक्ट्रॉन का। नहीं याद नहीं याद है? याद कर लीजिएगा। नहीं याद है? याद कर लीजिएगा। समझ में आ रही है बात? अब देख लीजिएगा, अब उसी प्रकार से प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान कितना है? तो याद रखिएगा 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम, 10 के पावर माइनस 24 ग्राम।
और इसका भी, चूंकि देखिए भार तो था, अगर हीलियम का भार अगर 4 है तो अगर उसमें प्रोटॉन 2 ही है तो 2 तो न्यूट्रॉन हो गया ना उसका भार, तो इसमें भार होता है। तो न्यूट्रॉन का भार कितना होता है? तो 1.67, 1.67 जितना इसका होता है उतना ही इसका होता है। 1.67 गुना 10 के पावर -24 ग्राम। भैया सेम सेम काहे हुआ? तो हीलियम को देखिए ना ध्यान से, तो हीलियम का परमाणु संख्या 2, तो इसका भार जो होता, इसका तो प्रोटॉन है 2 और इसका भरवा कितना 4, तो यानी कि 4 कैसे लिखा है? तब भरवा जो होता है, जो भार हुआ A बराबर क्या हुआ? P प्लस N हुआ। A बराबर क्या हुआ? P प्लस N। तो निश्चित तौर पर अगर A 4 है, A अगर 4 है अब P अगर 2 है तो N कितना हो जाएगा? तो N हो जाएगा 4 घटाओ 2 बराबर 2। तो जितना भार प्रोटॉन का उतना ही भार न्यूट्रॉन का, इसलिए दोनों का भार क्या हो गया? सेम सेम। आ रहा है समझ में? तो बोलिएगा दोनों का भार क्या हो गया? सेम सेम। समझ में आ रहा है बात है? दोनों का भार क्या हो गया? सेम सेम। क्लियर है? तो बोलिएगा। अब देखिएगा सापेक्षिक द्रव्यमान। क्या देखिएगा? सापेक्षिक द्रव्यमान। सापेक्षिक द्रव्यमान का मतलब तुलना करना है, और किससे तुलना होगा? जब भी होगा तो हाइड्रोजन से होगा। किससे होगा? हाइड्रोजन से। तो देख लीजिए सापेक्षिक द्रव्यमान। सापेक्षिक बोलिए या अपेक्षिक बोलिए, एक ही बात है, कोई इसे अकबकाने की जरूरत नहीं है। तो अब देख लेंगे सापेक्षिक द्रव्यमान। सापेक्षिक द्रव्यमान यानी कि आपको वजन करना है हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है आपका कितना? 1.67, 1.67 गुना 10 के पावर -24 ग्राम। कितना होता है? 1.67 गुना 10 के पावर -24 ग्राम। समझे कि नहीं? जो इन लोगों का होता है वही। तो अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से, इसी को बोला जाता है, देखिएगा, इतना आइटम को ही बोला जाता है AMU। इतना को ही एक AMU बोला जाता है। याद है? नहीं भी याद है तो याद कर लीजिए। समझे कि नहीं? इतना ही को क्या बोला जाता है? एक AMU, एक AMU। ठीक हो गया? एक AMU बोलते हैं। तो एक AMU बराबर कितना था? 1.67 गुना 10 के पावर -24 ग्राम। क्लियर हो गया? अब इससे तुलना करना है, तो जब इसका भार इसके भार में इसके भार से अगर भागा दे दीजिएगा, तो आप भागा दे के देखिएगा, आएगा 1/1828। कितना आ जाएगा? 1/28 नहीं 38, 1/1838। यानी कि सापेक्षिक द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? हाइड्रोजन का 1/1838। समझे कि नहीं? 1/1838। अब देखिए ई भी सेम तो दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। ई भी सेम कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। क्लियर हो गया? तो ये आप पूरा अगर तीनों में आएगा रिलेशन में या अंतर में या कोई चीज में, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया बात? बोलिए जरा सा, अगर समझ में नहीं आया तो बोलिए। आ गया समझ में? अब चलिए ध्यान से समझिए, आगे कुछ क्वेश्चंस भी बना लेंगे, कुछ देख भी लेंगे आगे। तो देखिए ध्यान से, अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, ये बात किसने बताया था? ये बात किसने बताया था? उसके आवेश इतना होता है, उसका आवेश इतना होता है, कौन बताया था? तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था J.A. मिल्कन। क्या नाम था? J.A. मिल्कन। याद रखिएगा, ये आता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। J.A. मिल्कन, याद रहेगा नाम? J.A. मिल्कन। तो J.A. मिल्कन ने बताया, मिल्कन ने ही बताया, क्या चीज बताया? कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? है ना? और कैसे बताया था? तो एक प्रयोग किया था J.A. मिल्कन ने। J.A. मिल्कन ने क्या किया था? एक प्रयोग तेल के बूंद के द्वारा बताया था। कैसे बताया था? तेल के बूंद के द्वारा, तेल के बूंद के द्वारा बताया था, बूंद के द्वारा बताया था प्रयोग करके, कि इसका आवेश कितना होता है? -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। तो आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा? J.A. मिल्कन। खोज किसने किया था? तो J.J. थॉमसन।
इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। आवेश किसने बताया? जे मिल्टन। कहां पे प्रयोग किया था? तो तेल का बूंद पर प्रयोग किया था। समझे कि नहीं समझे? तो यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हम बार बार परमाणु भार बोल रहे हैं। परमाणु भार क्या है? देखिए ध्यान से, परमाणु भार, एटॉमिक मास, क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक मास। तो देखिए अभी तो हम बताए कि परमाणु भार क्या है। तो जैसे देखिए परमाणु भार का मतलब क्या हो गया? प्रोटोनमा जो है बिचवा में, अब पहले आपको भी पता था क्या भाई? तो बीच में खाली प्रोटॉन होता है, लेकिन अब जान गए ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है कि नहीं? दो चीज जान गए कि नहीं जान गए? कि अब भैया खाली इसमें प्रोटॉन नहीं होता है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु भार। समझ में आ गई बात? उसी को क्या बोलते हैं? परमाणु भार। तो यही तो बता रहे हैं, परमाणु भार तो बता रहे हैं। परमाणु भार क्या होता है? तो इसमें रहता है प्रोटॉन का भार, प्रोटॉन का भार, और किसका भार? न्यूट्रॉन का भार। किसका भार? न्यूट्रॉन का भार। आया समझ में? प्रोटॉन का भार और न्यूट्रॉन के भार को ही क्या कहा जाता है? परमाणु भार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि परमाणु भार को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ए से। अब प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से, तो ए बराबर पी प्लस एन। अच्छा, क्या हम लोग लिख सकते हैं इसे भी? ए बराबर पी को हम लोग ई भी तो बोलते हैं, ई प्लस एन भी लिख सकते हैं, या ए बराबर जेड प्लस एन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कहा कि क्यों? क्योंकि चूंकि इसलिए दीजिए, इसलिए कि P बराबर E बराबर जेड, इसलिए ऐसा लिख दीजिए। समझे कि नहीं? P बराबर E बराबर जेड। तो इसको अगर हम लोग एक जगह लिखें तो A बराबर P प्लस एन बराबर जेड प्लस एन बराबर E प्लस एन। एक जगह सिमट दिए ना इसको हम लोग। अब देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है बढ़िया से? मजा आ रहा है पढ़ने में? बोलिए। जान लगा देते हैं पढ़ने में यार, आते ही आप लोग नहीं सीखते हैं, है कि नहीं? बहुत ईमानदारी से और बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं आप लोगों को, अब फिर भी आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम क्या ही करेंगे? समझे कि नहीं? दुखाता है ये सब पढ़ाते पढ़ाते। अब ध्यान से समझिएगा, लिखने का तरीका, लिखने का तरीका। अगर कहीं आप देखिए ऐसे लिखा हुआ है, कोई तत्व लिखा हुआ है, तत्व को हम यहाँ पे परमाणु बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? परमाणु। मान लीजिए कि लिखा हुआ है, अब अगर उसके नीचे ऐसे जेड लिखा हुआ है या ऊपर में ए लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे सोडियम है ना यहाँ पे लिखा हुआ, अगर यहाँ 11 लिखल है, यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, मतलब आप क्या समझ लीजिएगा? इसका मतलब क्या समझ लीजिएगा भैया? ये होता है भार। ऊपर में अगर किसी के माथे पर कोई चीज लिखा हुआ है, किसी भी तत्व के माथे पर कोई, बढ़िया से देखिए, अगर किसी तत्व के माथे पर कोई अंक लिखा हुआ है या कोई संख्या लिखी हुई है, वह उसका परमाणु भार है। वह उसका क्या लिखा हुआ है? परमाणु भार। और नीचे में अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो वह उसका परमाणु संख्या लिखा हुआ है। वह उसका क्या लिखा हुआ है? परमाणु संख्या। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बात? अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? तो इसका मतलब समझिएगा कि परमाणु संख्या जिसको जेड बोलते हैं वह कितना है? 11। समझ में आ रही है बात? और क्या समझिएगा? ये भार है, यानी कि ए बराबर कितना लिखा हुआ है? 23। अब अपने आप समझिए कि भैया प्रोटॉन कितना है? तो जेड बराबर पी होता है, यानी कि 11। इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 11। हाँ, अब आगे कि न्यूट्रॉन कितना है, तब न्यूट्रॉन आपको निकालना पड़ेगा। तो न्यूट्रॉन अभी ही पढ़े हैं, देखिए ध्यान से, अभी क्या पढ़े हैं? ए बराबर इतना हुआ, ई प्लस एन। तो यहां से देखिए ना ध्यान से, तो एन बराबर हो जाएगा ना ए माइनस ई। समझ में आ रही है बात? तो ए माइनस ई, तो ए माइनस ई, तो ए कितना है मेरे भाई? 23। अब घटाओ, ई कितना है? 11। तो 23 में से 11 गया 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 12। नहीं निकाल लीजिएगा? अगर निकालने के लिए आएगा तो आराम से निकाल लेगा कि नहीं आदमी निकाल लेगा? जैसा अभी देखिए वो और देते हैं हम, आर्गन, और आर्गन के नीचे लिखा हुआ है 18 और यहां लिखा हुआ है 40। क्या क्या बात समझ लिया? सारा चीज निकाल लीजिएगा। जैसे कोई कह दिया जेड बताइए, ए बताइए, पी बताइए, ई बताइए, एन बताइए, क्या होगा बताओ? जेड बराबर कितना लिखे यहां पे? 18। बहुत अच्छा। ए बराबर कितना लिखे? पी बराबर कितना लिखे? ई बराबर कितना लिखे?
n बराबर क्या लिखे? तो कितना होगा बताओ? 40 में से 18 घटा दीजिए, तो 40 में से 18 कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा? 22। समझ में आ गया बात? सब कुछ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? हर एक चीज निकाल सकते हैं अगर आपको इस टाइप से मिल जाएगा तो। आगे समझ में? कोई तत्व यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि यह इसकी परमाणु संख्या है, ऊपर में द्रव्यमान संख्या है। आगे क्लियर हो गया? अब मात्र 3 चीज पढ़ेंगे और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब पढ़ेंगे समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, और बहुत आसान है। यही तीन गो चीज पढ़ना है और आपका चैप्टर खल्लास। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं समस्थानिक। क्या पढ़ लेते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक किसे कहते हैं? देखिए फिर से ध्यान से समझिएगा मेरी बात। जब परमाणु संख्या 2 या 2 से अधिक तत्वों का समान हो जाए, क्या हो जाए? समान। परमाणु संख्या समान हो जाए और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। द्रव्यमान संख्या क्या हो? अलग अलग हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक। देखिएगा ध्यान से, हमने क्या कहा? जिसका परमाणु संख्या, जिसका परमाणु संख्या, परमाणु संख्या को कैसे डिनोट करते हैं? जेड से। कैसे? जेड से। बार बार लिख रहे हैं कि आपको एकदम ध्यान में रट जाना है इसको। जिसका परमाणु संख्या क्या हो? जेड, समान हो। क्या हो? समान हो। जिसकी परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। एकदम आंख और दिमाग दोनों खोल करके देखें। परमाणु संख्या मतलब जो नीचे लिखा हुआ रहता है, जैसे सोडियम का 11, नियोन का 10, मैग्नीशियम का 12, परमाणु संख्या है। समझ में आई बात? तो जिसका परमाणु संख्या क्या हो? समान, तथा परमाणु भार, तथा परमाणु भार। परमाणु भार को क्या बोलते हैं? तो परमाणु भार को हम लोग ए से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? ए से। परमाणु भार अलग अलग हो। कैसे हो? अलग अलग हो। अलग अलग हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे समस्थानिक कहते हैं। उसे समस्थानिक कहते हैं। उसे समस्थानिक कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? उसे हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। उसे समस्थानिक कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक है? 3। क्या क्या चीज? देखिए, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक पी डी टी। क्या नाम है इसका? पी डी टी। पी से क्या हो गया? प्रोटियम। क्या नाम है इसका? प्रोटियम। पी से हो गया प्रोटियम। डी से क्या होता है? तो डी से आप नाम सुने होंगे ड्यूटेरियम। क्या नाम सुने होंगे? ड्यूटेरियम। याद कर लीजिएगा, ड्यूटेरियम। और टी से नाम सुने होंगे ट्राइटियम। क्या नाम सुने होंगे? ट्राइटियम। अब देख लीजिए, सूत्र देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसका सूत्र होता है H, परमाणु सबका H1, सबका H1, अगर सबका H1, लेकिन परमाणु भार सबका अलग अलग होगा। इसका परमाणु भार 1, इसका परमाणु भार 2 और इसका परमाणु भार 3। अब समझिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ? जिसका परमाणु संख्या समान, तो परमाणु संख्या 1 इसका भी, 1 इसका भी, 1 इसका भी समान हुआ कि नहीं हुआ? परमाणु भार अलग अलग, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तीनों समस्थानिक होंगे। किसका? हाइड्रोजन का। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो आपको बताना होगा 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ट्राइटियम का सूत्र बताइए। ट्राई का मतलब 3, यानी कि परमाणु भार उसका 3 हो जाएगा। ड्यूटेरियम का मतलब 2, यानी कि इसका परमाणु भार 2 होगा, है कि नहीं? और इसका है प्रोटियम, प्रो से प्राइमरी, समझे कि नहीं, यानी कि 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। कितने बच्चा समझ में आ गया? अब ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन का होता है 2। ऑक्सीजन का समस्थानिक कितना होता है? 2। एक ऑक्सीजन जब लीजिएगा तो ऑक्सीजन का 2 होता है। परमाणु संख्या ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। लेकिन परमाणु द्रव्यमान इसका 16 और इसका 18 भी होता है। तो 18 जब होगा तो ये सब क्या बन जाएगा? ये सब समस्थानिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समस्थानिक। कार्बन का भी 2 समस्थानिक होते हैं। कार्बन का कितना समस्थानिक है? 2। आप देखे होंगे कार्बन को जब लिखते होंगे तो एगो C6
12 लिखते हैं यहाँ पे, C6 12, एगो लिख सकते हैं C6 14, सी कार्बन 14 जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बन 14। कार्बन 14 का इस्तेमाल किसके लिए होता है, जीवाश्म के आयु का पता लगाने के लिए। इसका इस्तेमाल कहां होता है, जीवाश्म के आयु का पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए। आगे समझ में आ रहा है कि नहीं? अब समस्थानिकों का कुछ का परिचय देते हैं आपको। इसका तो इसके लिए होता है। अब देखिए, अब जो कोबाल्ट का समस्थानिक होता है, कोबाल्ट का 60 जो समस्थानिक होता है ना, इसका उपयोग होता है कैंसर का उपचार करने के लिए। किसका उपचार करने के लिए, कैंसर का उपचार। यानी कि आप समस्थानिकों के द्वारा ही बहुत सारी बीमारियों का उपचार कराते हैं, तो कैंसर का उपचार इसी से होता है। आप देखिएगा यूरेनियम 235, यूरेनियम क्या चीज 235, एक यूरेनियम होता है 238। समझ में आ रही है बात? एक होता है यूरेनियम 235 भार, एक का होता है कितना 238। इसको ऐसे लिखे, ऐजा पर नहीं लिखे, यूरेनियम 235, इसको बोलिए यूरेनियम 238। ये परमाणु भार लिख रहे हैं, तो समस्थानिक हो गया। ये सब क्या हो गया, समस्थानिक। तो यूरेनियम जो 235 होता है, इसका हम लोग उपयोग करते हैं परमाणु भट्ठी में। किसमें उपयोग करते हैं, परमाणु भट्ठी में। इसका उपयोग होता है परमाणु भट्ठी में। आज जो 238 है, उसका उपयोग होता है चट्टान की आयु का पता लगाने के लिए। किसका पता लगाने के लिए, चट्टान की आयु का पता लगाने के लिए। चट्टान की आयु का पता लगाने के लिए, समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से आप लोगों ने क्या सीख लिया, समस्थानिक। क्या सीख लिए, समस्थानिक। अब देख लेते हैं समभारिक। क्या देख लेते हैं, समभारिक। तो चलिए हम लोग सीख जाते हैं समभारिक। समभारिक उल्टा हो जाएगा उसका। आप इसमें देखिएगा क्या लिखवाए हैं, जिसका परमाणु संख्या समान और परमाणु भार अलग अलग। तो समभारिक में हो जाएगा परमाणु भार समान लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो। परमाणु संख्या अलग अलग और परमाणु भार समान, तो उसको बोलेंगे समभारिक। समझ में आ गया बात? तो चलिए ध्यान से समझिएगा। समभारिक कैसे कहेंगे, तो वैसा परमाणु जिसका भार, वैसा परमाणु जिसका भार अभी समान हो जाए। भार क्या हो, समान हो। भार क्या हो, समान हो। और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो और परमाणु भार क्या हो जाए, समान हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसे समभारिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। क्लियर हो गया? उसे समभारिक कहते हैं। जैसे देखिए कैसे, हम आप 3 को बताते हैं, आपको ध्यान से समझिएगा। हम 3 तत्व लेते हैं एग्जाम्पल में। एक लेते हैं आर्गन। क्या लेते हैं, आर्गन। एक लेते हैं पोटेशियम। क्या लेते हैं, पोटेशियम। एक लेते हैं कैल्शियम। क्या लेते हैं, कैल्शियम। आर्गन का परमाणु संख्या 18, पोटेशियम का कितना होता है 19 और कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है कि नहीं? लेकिन तीनों का परमाणु भार देखिए, इसका भी 40, इसका भी 40, इसका भी 40। आगे समझ में? तो परमाणु भार सबका क्या हो गया, समान, और परमाणु संख्या क्या हो गया, अलग अलग। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, समभारिक। क्या हो गए, समभारिक। कितना बच्चा को समझ में आ गया? समझ में आ गया बात है? परमाणु संख्या अलग अलग और परमाणु भार सबका एक, तो उसको हम लोग बोलेंगे समभारिक। लेकिन परमाणु संख्या एक के और परमाणु भार अलग अलग, तो उसको बोलेंगे समस्थानिक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आई बात है? तो इसका देखिए परमाणु संख्या अलग अलग है और परमाणु भार एक के है, तो इसको क्या बोलेंगे, समभारिक। अब आते हैं सम न्यूट्रॉनिक। लास्ट टॉपिक है सम न्यूट्रॉनिक। क्या है नाम इसका, सम न्यूट्रॉनिक।
सम न्यूट्रॉनिक, ए टू जेड, एक को ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको हम छोड़े हैं। पढ़ के देखिए, आप किताब अब चेक कीजिएगा, समझे कि नहीं? एक के एक चीज जो किताब में नहीं भी है हम इस चैप्टर में पढ़ाए। जैसे आप नहीं पढ़ना था, पढ़ाए ना, बताइए। बहुत सारा चीज जो नहीं भी पढ़ना था उसको भी हम जानकारी आपको दिए हैं, लेकिन जो पढ़ना था वो ए टू जेड हमने बता दिया। अब देखिए ध्यान से, सम न्यूट्रॉनिक किसे कहेंगे? जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तथा परमाणु संख्या एवं परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, यानी कि अलग अलग हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोलेंगे? है ना, क्या बोलेंगे? जिसका न्यूट्रॉन की, ऐसे लिख देते हैं, जिसका न्यूट्रॉन की परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, जिसका न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो। समझ में आ रही है बात? न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो, तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो। परमाणु संख्या एवं भार, परमाणु संख्या एवं भार भिन्न भिन्न या अलग अलग हो, या अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो या अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्लियर हो गया? उसे क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। अब देखिए, हम दो चीज बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। यहां ले लेते हैं सोडियम 11 है, 23 है। यहां ले लेते हैं मैग्नीशियम 12, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 24। क्लियर हो गया? समझ में आ रही है बात? अब देखिए यहां पे दो तीन बात समझिए। परमाणु संख्या एवं भार, तो 11 और 12 अलग अलग परमाणु संख्या हो गया कि नहीं हो गया? अब भार इसका 23, इसका 24 अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान होना चाहिए। कैसे समान होगा? देखिए, अब न्यूट्रॉन इसका निकालिए, तो 23 में से 11 घटाइए, भारे में से नहीं परमाणु संख्या घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 12। इसका भी न्यूट्रॉन निकालिए, तो 24 घटाओ 12, कितना हो जाएगा? 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में समान है, परमाणु संख्या अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक। कैसा हो जाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक। समझ में आ गया बात? समझ में आया कि नहीं? न्यूट्रॉन समान हो उसे समान लिख देते हैं। न्यूट्रॉन समान हो, न्यूट्रॉन क्या हो? समान हो, है ना, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए, जोर से बोलो। अब तीनों को याद रखने का तरीका बता देते हैं। तीनों को कैसे याद रखेंगे? आपको समस्थानिक, संभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। सममने बराबर, सममने बराबर, और न्यूट्रॉन मने न्यूट्रॉन बराबर होना चाहिए। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होगा? बराबर होना चाहिए। कौन? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन समान हो तो सम न्यूट्रॉनिक। क्लियर हो गया? अब चलिए इसके पहले, समभारिक, सम मने बराबर, भार मने द्रव्यमान, भार बराबर होना चाहिए। देखिए भार बराबर है तो समभारिक, याद रहेगा ना? जब भार बराबर तो उसका उल्टा कर दीजिए, परमाणु संख्या अलग अलग, समभारिक। अब चलिए समस्थानिक। समस्थानिक बराबर हो स्थान, यानी कि उसका जो क्रमांक है ना, परमाणु संख्या, वो बराबर होना चाहिए। देखिए परमाणु संख्या सबका बराबर है, परमाणु संख्या सबका बराबर है। अब तरीका समझ में आ गया बात? तो समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक। तो आंख बंद कीजिएगा। समस्थानिक, स्थानमा बराबर होना चाहिए, यानी कि स्थानमा कहते हैं परमाणु संख्या को, परमाणु संख्या बराबर, अब भरवा अलगे अलगे, तो समस्थानिक। अब बोल रहा है समभारिक। अब क्या बोल रहा है? समभारिक। सम ने बराबर, भार ने वजन, यानी कि वजन बराबर होना चाहिए, यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर और परमाणु संख्या अलग अलग, तो समभारिक। अब आइए सम न्यूट्रॉनिक है ना, तो न्यूट्रॉनवा बराबर होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन बराबर हो जाए, परमाणु संख्या अलगे अलगे, द्रव्यमान संख्या अलगे अलगे, तो उसको बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक।
कितना बच्चा कोई ट्रिक समझ में आ गया? आ गया बढ़िया से? चैप्टर समाप्त हो गया। मजा आए तो लाइक कमेंट शेयर सब कर दीजिए, है कि नहीं? समझ में आ गया ना बात? एक एक टॉपिक समाप्त, 4 चैप्टर खत्म 9वीं क्लास का केमिस्ट्री का। समझ में आ गई बात? 4 चैप्टर समाप्त किए। पहले समझ लीजिए, पहला चैप्टर हमने समाप्त किया पदार्थ, दूसरा चैप्टर हमने समाप्त किया पदार्थ का वर्गीकरण, तीसरा चैप्टर समाप्त किया परमाणु अणु आयन, और चौथा चैप्टर समाप्त किया परमाणु संरचना। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर समाप्त हम लोगों ने किया है। क्लियर हो गए? मजा आया? बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।